Hi students, today we will study about the capacitance of a parallel plate capacitor. कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? बेसिकली मैंने आपको पिछली बार बताया था कि पैरेलल प्लेट क्या होती है कि दो सिंपल प्लेट्स लेते हैं, मेटेलिक प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स, उनमें से एक को अर्थ कर देते हैं, दूसरे को आप चार्ज देते हैं। तो ये जो प्लेट होती है इधर से चार्ज लेकर इसके चार्ज को स्टे कर देती है, इसी को आप कैपेसिटेंस का इफेक्ट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने दो प्लेट्स ली हैं, एक का डिस्टेंस आपका जो डी डिस्टेंस की दूरी पे रखी हुई है और एक प्लेट का एरिया ए है और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सो सिग्मा इज इक्वल टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका फॉर्मूला पता है प्लेट की है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए आपने रख दी, तो यहाँ से आपके पास ई की वैल्यू आ गई। बट यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस निकालने के लिए सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी होता है, तो वी चाहिए। तो एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज के अंदर, दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल विद चेंज इन डिस्टेंस। यहाँ चेंज इन पोटेंशियल पोटेंशियल ही होगा, चेंज इन डिस्टेंस डिस्टेंस होगा। सो ई इज इक्वल टू वी अपॉन एक्स, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस डी है तो यहाँ पर हम एक्स की जगह डी पुट कर देंगे। सो ई इज इक्वल्स टू वी अपॉन डी। तो यहाँ से हम वी की वैल्यू निकालेंगे, तो वी इज इक्वल्स टू ई इंटू डी, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास ई की वैल्यू पहले से है यहाँ पर, इसको आपने उठाकर यहाँ पर रख दिया, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए और डी यहीं पे रखा रहा। अभी हम लोगों को निकालना है सी, क्योंकि इन प्लेटों के बीच में एयर भरी हुई है, इसीलिए आप इसे डिनोट करेंगे सी नॉट से। तो सी नॉट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। क्यू को आपने ऐसे ही रखा, वी की वैल्यू निकली है क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, वो आपने पुट कर दिया, दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। क्यू से क्यू कैंसिल आउट, सो सी नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D. So this is the formula for the capacitance due to a parallel plate capacitor when the plates are empty. They are not having nothing except the air. उनके अंदर सिर्फ एयर होगी तब। अब अगली कंडीशन आती है कि अगर आप इन प्लेट्स को, इस प्लेट को कम्प्लीटली फील्ड कर दें एक डाइलेक्ट्रिक से, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, उस केस में क्या होगा? सो उस केस में हम लोगों के पास हमें पता है सी अपॉन सी नॉट जो है वो K के बराबर होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ये भी एक रेशियो होता है कि कैपेसिटेंस किसी मीडियम में अपॉन कैपेसिटेंस एयर में, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है K के बराबर। तो यहाँ सी नॉट की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट, सी की वैल्यू आ जाएगी सी नॉट इंटू K। तो यहाँ पर हमें सी मीडियम निकालना है। सी नॉट की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, जो हमने अभी ड्राइव की, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, आप इसे पुट कर देंगे, देन यू विल गेट द कैपेसिटेंस। ओके, तो द नेक्स्ट है आपका कि कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपके पास पूरा फॉर्मूला है, सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है परमिटिविटी का, तो यहाँ पर बचती कितनी चीज़ें? तीन चीज़ें बचती हैं आपकी, दैट इज द ए, के एंड डी। ए और के यानी एरिया ऑफ द प्लेट्स, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऊपर है मल्टीप्लाई में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डी अपॉन में है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सो कैपेसिटेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी प्लेट का एरिया जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी कैपेसिटेंस भी उतना ज़्यादा होगा। अगला, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी प्लेट्स जितनी ज़्यादा दूरी पर रखी होंगी, ये डी जो है जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ही कम होगा। ओके, इसके अलावा एक नेचर ऑफ मटेरियल पे भी आपका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। चौथा फैक्टर है जो आपको याद रखना है। तीन फैक्टर्स आपके फॉर्मूले से आ रहे हैं और चौथा फैक्टर आपका आ रहा है नेचर ऑफ मटेरियल या फिर नेचर ऑफ मीडियम इंड्यूस बिटवीन द प्लेट्स। ओके, सो ये हम छोटी सी चीज़ याद रखेंगे इसके। अगला है हमारा कि अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंड्यूस कर देते हैं इन दोनों पैरेलल प्लेट का, सेम है, बस यहाँ पर ये दो प्लेट्स थी, इसके बीच में हम लोगों ने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंड्यूस कर दिया है, जिसका अब होगा क्या, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का कांस्टेंट K है। अब यहाँ पे कुछ पार्ट तो एयर का होगा और बाकी डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। सो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K, सिग्मा की वैल्यू अगेन Q अपॉन A। सो ये फार्मूला आपका E का हो गया, यानी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। और अगर हम एयर की बात करें तो सिंपल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज द Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ से अगेन हम लोग E इज इक्वल टू वी अपॉन डी लगाएंगे, सो V इज इक्वल टू E इंटू डी दोबारा से आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट से। अब यहाँ पर जो वोल्टेज है आपका V, यहाँ दो जगह जनरेट होगा, स्लैब के अंदर और स्लैब से बाहर एयर गैप्स में। तो स्लैब के अंदर E इंटू टी, क्योंकि स्लैब की थिकनेस हमने T मानी है। ओके, और एयर कितनी होगी आपकी, E नॉट इंटू जो एयर का डिस्टेंस है, तो पूरा डिस्टेंस D है, तो T डिस्टेंस तो आपका किस में आ गया, इसकी स्लैब की थिकनेस में। तो बाकी एयर के लिए कितना बचा, डी माइनस टी, तो डी माइनस टी आप लोग वैल्यू पुट करेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए
और यहाँ पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पे K होगा, यहाँ पे K नहीं होगा, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है, आप बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते वक्त फिलहाल हमारे पास C बराबर होता है Q अपॉन V, Q की वैल्यू यहीं पे रखी, ये आपका V रख दिया हमने पूरा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है जो कॉमन ले लिया, बाकी आपने अंदर यहीं पे रखा, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, देन ये एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा क्योंकि अपॉन में है। तो फाइनली वी विल गेट द कैपेसिटेंस C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T अपॉन K प्लस D माइनस T। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसके लिए, कैपेसिटेंस निकालने के लिए। कब, जब आपका कैपेसिटेंस के अंदर स्लैब प्रेजेंट होगी। ओके, जब स्लैब होगी कैपेसिटर्स के बीच में, प्लेट्स के बीच में, तो उस केस में कैपेसिटेंस जो आएगा आपका वो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T अपॉन K प्लस D माइनस T आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ द स्लैब इज ऑफ मेटल, अगर यही स्लैब आप मेटल की बना दे तो क्या होगा, उस केस में मेटल इनफाइनाइट चार्ज को पास कर सकता है, इसीलिए ये आपका C जो है वो इनफाइनाइट, क्योंकि मेटल जो होते हैं उनके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, सो दैट्स वाई C इज ऑल्सो इनफाइनाइट। यानी उस केस में कैपेसिटर इनफाइनाइट चार्ज को अपने अंदर स्टोर मतलब पास करता रहेगा। ओके, अब हमारा जो अगला डेरिवेशन है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सबसे पहले आपको डेफिनेशन देनी है कि एक कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए आप जितना वर्क परफॉर्म करेंगे दैट वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड। ओके, तो हम मान लेते हैं किसी टाइम पर आपने कोई कैपेसिटर लिया जिसके अंदर किसी टाइम पर dq चार्ज आपने स्टोर कर दिया। dq छोटा सा चार्ज, इसे स्टोर करने के लिए आप स्मॉल वर्क डन dw करेंगे। सो v इज इक्वल टू होता है w अपॉन क्यू नॉट, जहाँ वर्क डन का फॉर्मूला आ जाएगा v इंटू क्यू नॉट। अभी स्मॉल चार्ज dq हमने लोगों ने ट्रांसफ़र किया है इसके अंदर, तो वर्क डन भी स्मॉल होगा, तो दैट स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू v इंटू डी क्यू, क्योंकि c बराबर q अपॉन v होता है। तो यहाँ से अगर v की वैल्यू निकालेंगे तो q अपॉन c, इस वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पर पुट कर देंगे v की जगह, तो यू विल गेट dw इज इक्वल टू q अपॉन c इंटू डी क्यू। ओके, सो dw आपका ये आ गया, बट ये वर्क डन छोटे से चार्ज के लिए है, लेकिन आप क्या करते हैं, उस कैपेसिटर को 0 चार्ज से लेकर Q चार्ज तक क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। सो उस केस में टोटल वर्क डन निकालने के लिए आपको ऊपर वाली इक्वेशन को, अबव इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा 0 से लेकर Q तक। तो वी आर इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन, दैट विल गेट dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर Q नॉट Q अपॉन C इंटू डी क्यू, 1 अपॉन C बाहर आ जाएगा, Q इंटू डी क्यू, एक्स की पावर n इंटू डी एक्स की फॉर्म आ गई, तो डैट इज द पावर 1 है यहाँ पर, तो 1 + 1 2, तो Q स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन हो गया 0 से लेकर Q तक, 1 अपॉन C। तो ये dw जो है आपका w टोटल वर्क डन बन जाएगा। सो हेयर w इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C, लिमिट पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 0 हो जाएगा। सो फाइनल w इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2C, आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। ओके, सो वर्क डन बराबर होता है एनर्जी के, तो एनर्जी का फॉर्मूला आपका Q स्क्वायर अपॉन 2C आ गया, यानी एक कैपेसिटर इतनी एनर्जी स्टोर करेगा। इसकी 3 फॉर्म्स और हो सकती हैं, कैसे, Q बराबर CV भी होता है, तो Q की जगह आप CV रखेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो C स्क्वायर V स्क्वायर, एक स्क्वायर से C कट जाएगा, तो इट विल बिकम हाफ CV स्क्वायर, यानी एनर्जी की एक फॉर्म ये भी हो सकती है। और अगर आप चाहें तो इसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, C बराबर Q अपॉन V होता है, तो U इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 Q अपॉन V स्क्वायर से V कट जाएगा, तो इट विल क्यू वी अपॉन 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी निकालने के लिए आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C इज इक्वल और हाफ CV स्क्वायर और QV अपॉन 2। थैंक यू। हम लोग अगले पार्ट्स में इसके आगे का पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल आप ये देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपलोड करिए। थैंक यू।